हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो मेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे द्वारा क्लास 10th की साइंस का जो डेटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है या उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी है, वो आप सब लोगों के साथ शेयर की जा रही है। इससे पहले लगभग 4 से 5 वीडियो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन वो सारी की सारी वीडियो किसी टैब या कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें मैं प्रॉपर सामने नहीं आया था। लेकिन आज मैं उन चारों पांचों वीडियोस के डेटा को एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश करूँगा कि उन सब वीडियोस के ब्रीफ को इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। आगे आने वाला जो डेटा है उसको भी मैं कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा समझाकर और आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन फिर 3-3, 4-4 वीडियो की समेशन को या ब्रीफ को आप लोगों के साथ अलग से एक बोर्ड पर समझाने की कोशिश करके एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक उस डेटा को पहुंचाने की कोशिश करूँगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि मेरा एक चैप्टर चल रहा था जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है। वैसे तो यहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो भी अलग अलग डिवाइड है, लेकिन क्लास 10th में चाहे वो CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, उसमें पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है। इस चैप्टर में हम लोग कुछ अलग अलग तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। लेकिन उन वीडियोस को मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा और उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ माइनर सी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी पड़ेगी। और वो माइनर जानकारी, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा फिजिकल चेंज। वो टॉपिक है हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ हिंदी मीडियम के भी छात्र हम लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि कुछ शब्दों को, कुछ वर्ड्स को बाइलिंगुअल 2 भाषाओं में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो फिजिकल जो चेंज है दैट इज़ कॉल्ड भौतिक परिवर्तन। ये फिजिकल चेंज क्या है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक पेन जिसका साइज़ मान के चले 5 सेंटीमीटर है, हम इसको बीच में से तोड़ देते हैं, एक पेन के 2 हिस्से कर देते हैं। इसका मतलब इस पेन के साइज़ में चेंज हो गया, इस पेन के साइज़ में परिवर्तन हो गया। पहले ये 5 इंच का था या जो भी इसका डायमीटर होगा, हमने जैसे बीच में से तोड़ दिया तो इसका साइज़ बदल गया। ये परिवर्तन क्या कहला सकता है? भौतिक परिवर्तन कहला सकता है। कोई कागज़ है आपके पास, उस कागज़ को बीच में से फाड़ दीजिए, उसके आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन है तो अब भी वो कागज़ है। तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, जिसमें किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो सकता है। उसके जो भौतिक गुण हैं, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, उनमें परिवर्तन आ सकता है। जैसे कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज हो जाए, जैसे हम किसी सब्सटेंस को गर्म करें और गर्म करने से वो सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट होकर लिक्विड स्टेट में चला जाए, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। लेकिन जैसे ही हमने उसको गर्म करना बंद कर दिया, अब वो ठंडा हो जाएगा तो वो अपनी पुरानी स्टेज में वापस लौट कर आ जाएगा। तो फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज भी है, हम लोग इस बात को भी ख्याल करेंगे। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप प्रॉपर हेडिंग डाल सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ कुछ नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो जो चीज़ें या जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ वीडियो बनाते वक्त इस बोर्ड पर शेयर कर रहा हूँ, वही नोट्स सेम आप लोगों के साथ PDF बनाकर मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी होती हैं जो हम लोग अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। किताबी लैंग्वेज है, उसके अलावा कुछ बहुत सारा ऐड किया है। तो हमारे द्वारा जो ट्राई की जाती है, हमारे द्वारा जो कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकें। अभी कुछ महीनों में आपकी बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही होंगी,
और मैं आशा करता हूँ कि सब बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो उसी कड़ी में हम लोग भी मेहनत करने में लगे हुए हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो फिजिकल चेंज का जो पहला पॉइंट है वो है इट इज़ अ टेम्पररी चेंज। मैं सेम जो नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मैं सेम वही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। इट इज़ अ टेम्पररी चेंज। चेंज आप लोग जानते हैं परिवर्तन है, यहाँ टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी, कि ये एक प्रकार का टेम्पररी या अस्थायी परिवर्तन है। हम किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी पदार्थ के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जिन कारणों से वो परिवर्तन किया जा रहा है या जिन कारणों से वो परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, जैसे ही वो कारण हट जाता है, जैसे ही वो कारण खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट अपनी पुरानी स्टेट में मतलब जो ओरिजिनलिटी थी उसकी, उसमें वो वापस लौट कर आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस चेंज को क्या कहते हैं, इट इज़ अ टेम्पररी चेंज। हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या आप लोगों के साथ शेयर किया है, अभी मैंने बताया था आपको, ये क्या कहता है, इट अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केवल इस चेंज में वही अफेक्ट होती है या वही प्रभावित होती है, उसके अलावा कोई भी जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने बताया, इसमें हम लोग शेप की बात करते हैं, हम इसमें साइज की बात करते हैं, हम इसमें कलर की बात करते हैं, ठीक है, शेप, साइज, कलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें चेंजेस आ सकते हैं फिजिकल चेंज के द्वारा। तो मैं आपको तीसरा पॉइंट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट लिखा है, It do not involve the production of energy. It do not involve the production of energy. इस प्रकार का परिवर्तन या इस प्रकार का चेंजेस जब भी किसी सब्सटेंस में होता है, उसमें किसी भी तरह की जो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन नहीं होता, किसी भी प्रकार की नई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, नई प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, वो है नो एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। अगर किसी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में फिजिकल चेंज हो रहा है तो उसके द्वारा जो फिजिकल चेंज होने के बाद जो नई कंडीशन पैदा होती है उसमें किसी भी प्रकार का नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। यही बात बताइए, नो एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस फिजिकल चेंज। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज में किसी भी प्रकार का नया पदार्थ, किसी भी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बनता। लगभग 4 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। 5वां पॉइंट आप लोग लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। इट इज रिवर्सेबल इन नेचर। इट इज रिवर्सेबल इन नेचर। ये जो वर्ड है रिवर्सेबल, इसे हम लोग हिंदी में उत्क्रमणीय बोलते हैं, थोड़ा टिपिकल वर्ड है। आपने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखी होंगी और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें ये डबल एरो का निशान या सिंबल लगा होता है और इस डबल एरो के सिंबल को ही हम लोग रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। ये वो रिएक्शन है जो दोनों दिशाओं में होती है, दोनों डायरेक्शन में होती है। मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा, पर फिलहाल एक बार फिजिकल चेंज में इस पॉइंट को देख लेते हैं। इट इज रिवर्सेबल इन रिएक्शन, कि फिजिकल चेंज जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, रिवर्सेबल होता है, कि अगर ये एक बार चेंज हो गया तो फिर वापस अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट में, ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने क्या बताया कि जैसे आप पानी को फ्रिज में रखिए, पानी को फ्रिज में रख दीजिए, कुछ समय के बाद वो पानी जो लिक्विड स्टेट में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में बदल जाएगा। हमने क्या किया,
केवल पानी का जो टेम्परेचर है उसको हम धीरे 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 घटाते चले गए, तो लिक्विड स्टेट जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका बर्फ में बदल गया। लेकिन जैसे ही आप उस बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल कर रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, ये रूम टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है इसको भी बताता हूँ मैं। तो जैसे ही आप वो बर्फ निकाल कर बाहर रख देंगे तो आप देखेंगे कि वो जो बर्फ जम गया था, जो सॉलिड स्टेट में था, वो वापस किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। सो रिवर्सेबल रिएक्शन है कि अगर फिजिकल चेंज हो भी रहा है तो कुछ समय के बाद वो अपनी ओरिजिनल सब्सटेंस में रिकवर हो जाएगा। तो लगभग 5 पॉइंट है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, थोड़ा ध्यान देंगे, फिर मैं इसको प्रॉपर मिटा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इसके। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो नोट्स हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, हम उन नोट्स को ही आपको वीडियोस के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। मेल्ट मतलब यहां पर गलना है, पिघलना है। अगला है आपका बॉइलिंग मतलब उबलना। इसके बाद एग्जाम्पल हो सकता है एवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण। इसको हम लोग प्रॉपर देख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल टीयर ऑफ द पेपर, कागज को बीच में से फाड़ना। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के, किसी भी सब्सटेंस के आकार में परिवर्तन, चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये एग्जाम्पल है आपका फिजिकल चेंज का। अब कुछ कोशिश करता हूँ मैं यहाँ फिजिकल चेंज को और समझाने की, किसी रिएक्शन के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो उसी हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कोई रिएक्शन ले लेते हैं, और रिएक्शन है हमारी A+B। इसमें हम फिजिकल चेंज कर रहे हैं, हम लोग यहां लिख सकते हैं फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में क्या हो गया, C+D बन गया। यहाँ डबल एरो का निशान लगा हुआ है। इस एरो को मैंने आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन और रिवर्सेबल रिएक्शन सिंबल बोलते हैं। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल से सिंपल भाषा में आप लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। इस डबल एरो के निशान का क्या मतलब होता है, डबल एरो का निशान, या यहाँ समझाता हूँ कि जब A और B आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, C और D। एरो के निशान से पहले जो ये दोनों सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब्सटेंस A है, ये सब्सटेंस B है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की है, तो इन दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। और रिएक्शन होने के बाद जो नए सब्सटेंस बनते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन आप लोगों की समझ में आ सकती है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सो डबल एरो की जो रिएक्शन है, मैंने उसको बताया आपको, रिवर्सेबल रिएक्शन सिंबल है। डबल एरो के निशान का मतलब यही होता है, इसमें A और B आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको रिएक्टेंट बोल रहे हैं। और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया है, उन्हें C और D बनाया, इन्हें हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे हैं। जब रिएक्शन A और B से इधर की तरफ चलती है, A और B आपस में रिएक्शन करके C और D बनाते हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, जब A और B रिएक्शन करके C और D बनाते हैं। और जब ये C और D वापस किस में कन्वर्ट होते हैं, A और B में कन्वर्ट होते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तब हम इसे कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। थोड़ा कोशिश कीजिएगा आसानी से समझने की। तो
रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सेबल रिएक्शन ऐसी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है उसमें और बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। तो किसी भी रिएक्टेंट में कोई अगर हम चेंजेस कर रहे हैं और वो चेंजेस होने के बाद ए और बी से क्या बन गया, सी और डी बन गया, तो वो चेंजेस जो हमने किया है वो चेंज अगर हट जाए, वो रीजन अगर हट जाए, वो कारण अगर हट जाए, तो सी और डी वापस कन्वर्ट होकर किस में चले जाएंगे, ए और बी में चले जाएंगे। तो ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है और ज़्यादातर हम लोग फिजिकल चेंज की जो रिएक्शन होती है उसमें इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो आप अपनी किताब में देखते हैं, अपनी बुक्स में देखते हैं, उसमें ये एरो का निशान आपको कहीं कहीं दिखाई देता है। लेकिन जहाँ भी आपको ये सिंबल दिखाई दे, आप लोगों को समझ लेना है कि आप ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है रिवर्सेबल रिएक्शन या फिजिकल चेंज हो रहा है। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था आप लोगों के साथ, हम लोग बात कर रहे थे रूम टेम्परेचर की। बहुत बार इस वाले वर्ड का यूज कर दिया जाता है कि रूम टेम्परेचर क्या होता है, कि फला रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पर हो रही है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रही है। तो आप ख्याल रखिएगा कि रूम टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऐसा भी मानकर चलना है कि जिस रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर नहीं लिखा होता, जैसे इस रिएक्शन के ऊपर मैंने कोई टेम्परेचर नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने नहीं लिखा 200 डिग्री सेल्सियस, इस पर कोई टेम्परेचर लिखा हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब कि हमें समझ लेना चाहिए कि ये रिएक्शन किस पर हो रही है, रूम टेम्परेचर पर हो रही है। और रूम टेम्परेचर का कितना मतलब होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जितने भी ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये माइनर से जो चीज़ें हैं, ये आप लोगों को अपने पास नोट कर लेनी है। जब जब इस तरह की कोई रिएक्शन, जब इस तरह की कोई रिएक्शन आपके सामने आएगी तो आसानी से आप समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच रही है और आप लोग मेरे द्वारा समझाई हुई चीज़ को आसानी से समझ भी पा रहे हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। तो अब मैं रेगुलर एक आध दो वीडियो आप लोगों के साथ रेगुलर शेयर करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों तक ये हैंड रिटन नोट्स पहुँचा सकूँ। अभी हमारे चैनल एडुपाथ की तरफ से हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन शर्त ये है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, आपकी परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहें, क्योंकि मेरे साथी अध्यापक अभिषेक सर हैं, रघुराज सर हैं और मैम हैं, सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों तक कुछ ना कुछ जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली वीडियो तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।